हाँ तो डियर स्टूडेंट, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इफेक्ट, है ना, इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। हमने बताया था आपको इफेक्ट के बारे में। एक होता है मैग्नेटिक, है ना, एक बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट बताया था, और दूसरा बताया था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों कहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट क्यों कहा है? तो इसमें क्या था कि किसी धातु का, ठीक है, मृदु लोहे का दो कोर हमारे पास था, ठीक है, और इनमें हमने वाइंडिंग कर दी थी, ठीक है। तो अब इसको जब सप्लाई से जोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसमें जब सप्लाई फ्लो होगी, सप्लाई देंगे, तो ये होगा क्या कि चुंबकित हो जाएगा, है ना, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये दोनों फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, समान नंबर ऑफ टर्न होते हैं, ये दोनों फिक्स होंगे। जब ये चुंबक बन जाएगा, इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये इस तरह का, है ना, तो एक एन बनाएगा, एक एस बनाएगा, और इसके पास जब हम कोई भी धातु ले जाएंगे आयरन की, चाहे यहाँ पे अगर रखेंगे, ये तुरंत इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए इसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव द्वारा किसी भी आयरन के धातु का, है ना, अपनी ओर आकर्षित करना या आकर्षित करने की प्रक्रिया हो रही थी, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें बात ये थी कि हमारे पास एक ये क्वाइल था। कौन सी क्वाइल थी? ये हमारे पास फिक्स्ड क्वाइल थी, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक फिक्स्ड क्वाइल है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ टर्न के, ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक फिक्स्ड कोर है, ठीक है। अब दोनों फिक्स्ड कोर के बीच में हमने इसको क्या किया, इसको फेस दिया था, और जाहिर सी बात है इसको न्यूट्रल देंगे, तब जा करके ये हमारा मैग्नेटाइज होगा। जब मैग्नेटाइज होगा तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो इसके अंदर चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं काम करने लगेंगी, जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाएंगी, क्योंकि इसमें एक एन होगा, एक एस होगा, ठीक है, दो पोलैरिटी क्रिएट होंगी। फिर उसके बाद अब इसमें मूविंग कॉइल जो है, मूविंग कॉइल कम नंबर आपकी, ठीक है, लोड की सीरीज में जोड़ते हैं, तो इसको भी एक सप्लाई चाहिए फेस, तो इसको हमने फेस से जोड़ दिया। दूसरा जो है लोड के अक्रॉस जोड़ दिया, ठीक है, तो लोड के अक्रॉस जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से फेस जा रहा है, और यहाँ से भी फेस इसको मिल रहा है, और ये जाकर के सीरीज में लोड के यहाँ पे पहुंच जा रहा है। यहाँ पे हमने लगा दिया पंखा, मान लो लगा दिया, ठीक है। अब पंखे को इधर से हमको क्या मिल रहा है, फेस आ रहा है, और ये फेस इसको प्राप्त हो जा रहा है, उधर से न्यूट्रल प्राप्त हो जा रहा है। हमारा पंखा काम करेगा कि नहीं कर पाएगा? तो अब ये हमारा अगर एमीटर होगा, अब इसमें पॉइंटर है, जो इसके साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है, तो ये करंट को मेजर करके बताएगा कि नहीं कि हमारा पंखा यानी लोड वगैरह कितनी सप्लाई ले रहा है, ठीक है, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें दो फ्लक्स बनेंगे, है ना, एक φ1 इसके द्वारा क्रिएट होगा और एक φ2 इसके द्वारा क्रिएट होगा। लेकिन इसके द्वारा लगाया गया टॉर्क, है ना, इसके द्वारा लगाया गया फिक्स्ड कॉइल के द्वारा टॉर्क डेवलप्ड बाय फिक्स्ड कॉइल इज ग्रेटर देन किससे, टॉर्क डेवलप्ड बाय मूविंग कॉइल, ठीक है। तो जब मूविंग कॉइल से फिक्स्ड कॉइल का टॉर्क ज्यादा होगा तो ऐसी बात है कि इसको डिफ्लेक्ट कराएगा। तो इसमें दो चुंबकीय क्षेत्र बन रहे थे, एक तो समान ये क्रिएट कर रहा था, दूसरा हमारा इसमें मूविंग कॉइल थी, इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट का प्रभाव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, दोनों का चुंबकीय बल, है ना, मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा था, इसको पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कहा गया था। अब आगे चलते हैं, ये बातें तो सबको आ ही गई। एक होता है अट्रैक्शन टाइप का और एक होता है रिपल्सन टाइप का, दो बातें बताई थी। तो आज आपको केवल इस सेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम
मैग्नेटिक इफेक्ट को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपको अट्रैक्शन टाइप और ये रिपल्शन टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसको अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, आइए। तो पहले समझिएगा, ये हमारे पास है पहला पॉइंट, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, अट्रैक्शन इफेक्ट, ठीक। इसमें क्या है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, बना लीजिएगा फिगर। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमने वाइंडिंग कर दिया नंबर ऑफ कंडक्टर्स, क्या है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, या इस तरह बना लीजिए। ये वाइंडिंग हमने कर दी और इसकी भी हमने वाइंडिंग कर दी। ये दो हमारे पोल हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम कोई चीज फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसका एक इस बिंदु से एक एक्सिस हर है ये। अब यहाँ पे हमारा कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है। ये जीरो पोजीशन पे क्या है, ये जीरो पोजीशन पे रखा हुआ है, जीरो पोजीशन पे रखा हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स काम करेगा इस सिरे पे, तो इसके और इसके बीच में कितना है, अल्फा एंगल है। कितना एंगल है, अल्फा एंगल ये है, ठीक है। जीरो स्थिति में ये कंडीशन है। लेकिन जब इसमें हम सप्लाई देंगे, जब इसमें सप्लाई जाएगा, ये मैग्नेटाइज होगा। तो जब ये मैग्नेटाइज होगा, जब चुंबकीय चुंबकत्व तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, तो ये क्या काम करेगा, इस आयरन की डिस्क को अपने पास अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। तो जब खींचने का प्रयास करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये कुछ डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होकर किस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। ये पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएगी। तो ये डिफ्लेक्शन जो हुआ ये कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना था, अल्फा था, लेकिन यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, थीटा एंगल और बढ़ गया। कब बढ़ा, जब इसमें सप्लाई हमने दिया तब, यानी कि विक्षेपित यानी कि डिफ्लेक्टेड कंडीशन में कितने एंगल का डिफ्लेक्शन होगा, थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, विक्षेपक अवस्था, विक्षेपित अवस्था में। तो अब उसके बाद ये डिफ्लेक्शन किस रूप में हो रहा है, ये हमारा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल केस में हो रहा है। अर्थात अगर हमारे पास ये कोई चुंबक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई चुंबकीय इस तरीके से प्लेट रख देते हैं, ठीक है, ये लीनियर वे में स्लिप करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये कोई सरफेस है जिस पे इस पे हमने रखा है, इस सरफेस पे हमने इसको रखा हुआ है। तो जब ये मैग्नेटाइज होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसमें जब ऐसे बनेंगे, तो ये क्या करेंगे, इस पीस को, आयरन के पीस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये पहले से कुछ आकर के इतने पे अट्रैक्ट होगा जितना इसमें अट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा, और जहां तक इसका हिस्सा मूव करने लगे, ये स्प्रिंग से मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स जब लगेगा तो थोड़ा हिस्सा सड़क के यहाँ से स्लिप करके यहाँ आएगा, और जैसे इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खत्म हो गया, अर्थात जब हम सप्लाई सोर्स से अलग कर देंगे, इसको सप्लाई सोर्स से अलग करेंगे,
तो जब कोई करंट नहीं जाएगा तो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये स्प्रिंग इसको वापस पुनः अपनी अवस्था में खींच लेगा। तो यानी कि ये लीनियरली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे कि मान लेते हैं ये एल डिस्टेंस, और जब डिफ्लेक्ट हुआ, मान लिया इसको L1 है और ये डिफ्लेक्ट हुआ तो कितना हो गया, L2 पे आ गया, L2 पे आ गया। तो यानी कि टोटल लंबाई हमारी कितनी हुई, L बराबर L1 प्लस L2, L बराबर L1 प्लस L2। तो यहाँ पे हम जो दूरी को माप रहे थे कि कितनी दूरी तक पूरा डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, तो टोटल लंबाई इसकी L थी, L1 इतना शून्य अवस्था में था। जब मैग्नेटाइज होगा तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के द्वारा ये इसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिंग फोर्स जब लगता है तो L2 पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ प्राप्त होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो यानी टोटल इसकी जो लेंथ है डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, L से लेके L2, L1 प्लस L2। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल ना होकर के, सॉरी वर्टिकल ना होकर के लीनियर रूप में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, एक लीनियर वे में हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल। ये फिक्स्ड है, अगर ये फिक्स्ड ना होता तो पूरा एंगुलर घूम जाता, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे फिक्स्ड है तो कहीं भाग के तो जा सकता नहीं है, अपने एक्सिस पे फिक्स है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर कोणीय रूप में होगा। विस्थापन जो होगा किस रूप में होगा, इसमें कोणीय रूप में होगा, यानी एंगुलर टाइप कोणीय विस्थापन। तो अब चलते हैं इसके डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं कि इसमें अट्रैक्शन इफेक्ट में होता क्या है। तो पहले इसका अरेंजमेंट लिख लीजिए, पूरा लिखते चलिए, नोट्स आपको प्रॉपर बनना चाहिए, तब इसका हम डेरिवेशन कराते हैं। लिखिएगा इसमें कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालिएगा नीचे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लिखिएगा आकर्षण टाइप, आकर्षण अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स्ड कॉइल होती है। अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स्ड कॉइल होती है तथा तथा एक तथा एक आयरन पीस, आयरन पीस लोहे का टुकड़ा, आयरन पीस लोहे का टुकड़ा मूविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम से कनेक्ट करके, मूविंग सिस्टम से कनेक्ट करके फिक्स्ड कॉइल के, मूविंग सिस्टम से कनेक्ट करके फिक्स्ड कॉइल के पास रख दिया जाता है। कि वह पास रख दिया जाता है कि वह कुंडली के अंदर बाहर घूम सके, कुंडली के अंदर बाहर मूव कर सके। इस आयरन पीस के टुकड़े के साथ, इस आयरन पीस के साथ एक संकेतक जुड़ा रहता है, आयरन पीस के साथ एक संकेतक जुड़ा रहता है जो जो प्री कैलिब्रेटेड, जो प्री कैलिब्रेटेड स्केल पर चलता रहता है या चलता है, प्री कैलिब्रेटेड स्केल पर चलता है। चुंबक द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स, चुंबक द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स
उसकी ध्रुव सामर्थ्य पर निर्भर करता है, उसकी ध्रुव सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यदि प्रयुक्त चुंबक यदि प्रयुक्त चुंबक एक वैद्युत चुंबक, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, हो तो उसकी सामर्थ्य, उसकी सामान्य स्ट्रेंथ साधारण चुंबक की अपेक्षा अधिक होगा। एक छोटा सा साधारण सा चुंबक ले लो, उसके द्वारा किसी चीज या धातु को अट्रैक्ट करना, और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो द्वारा मतलब विद्युत सप्लाई के द्वारा उसको अगर मैग्नेटाइज किया जा रहा है, उसके द्वारा किसी वस्तु को खींचने के लिए लगाया गया बल, दोनों में बहुत फर्क होता है। इस थोड़ा सा सिंपली चुंबक के द्वारा किसी धातु को अगर जोड़ा जाएगा, चिपकाया जा रहा है, तो आसानी से खींच के अलग किया जा सकता है और उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। आगे लिखिएगा इसमें, इस उपयंत्र को गुरुत्वीय इस यंत्र को गुरुत्वीय नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तथा तथा संकेतक को फिक्स्ड करने के लिए या संकेतक की गति को स्थिर करने के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में इसका फिगर बना दीजिएगा, मैं बनवा दे रहा हूँ, फिगर बनाते चलिएगा। कंस्ट्रक्शन में फिगर ये बनाइएगा, ठीक है चलिए बनाइए इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको मैग्नेट बना दिया, वाइंडिंग कर दी, ठीक है, सप्लाई दे दी, ठीक है, इसको भी हटा लो। ठीक है, अब इसको हमने वाइंडिंग कर दी, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट के पास जब हम कोई आयरन के टुकड़े को किसी भी एक्सिस पे, है ना, ऐसे ढंग से इसको, अब यहाँ पे अगर हम ला करके किसी मैकेनिज्म द्वारा अगर जोड़ करके ऐसे लगा दें यहाँ पे, और ये डिस्क को ऐसे लगा दें, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा इसको, ये तो पूरा 360 डिग्री घुमा देगा इसको। यहाँ पे लगाएंगे तो इसको तो दोनों के बीच में लगाएंगे तो 360 डिग्री इसको घुमा देगा, लेकिन हमको 360 डिग्री नहीं घुमाना है, हमको बस उतना ही डिफ्लेक्शन चाहिए जितने में हमारा पॉइंटर एक कैलिब्रेटेड स्केल पर इतने डिग्री पे रोटेट कर सके, ठीक है। अब ऐसा नहीं हमको 360 डिग्री घुमा करके उसमें रोटेशन नहीं क्रिएट कराना, बस उसमें मूवमेंट कराना है। तो इसलिए इसको इस तरीके से रखेंगे अरेंजमेंट में कि केवल बस डिफ्लेक्शन दे सके हमारे पॉइंटर को। तो ये हमारा कोई पॉइंट है, इससे क्लिप कर दिया, फिक्स कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा आयरन का पीस हम ला करके यहाँ पे
लगा दिया, क्यों लगा दिया। अब इस आयरन के पीस के साथ एक हमारा है क्या, ये बैलेंसिंग वेट है, ये बैलेंसिंग वेट है, ताकि इसको संतुलित अवस्था में रखा जाए। और इसके अंदर एक इसके एक्सिस से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये क्या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, सॉरी गुरुत्वीय बल, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए आवश्यक है कि अगर हमारा पॉइंटर, जैसे ये हमारा डिस्क इधर उधर रोटेट करेगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो इसके साथ जो पॉइंटर लगा होगा, जैसे अट्रैक्शन फोर्स लगा, ये और पास आएगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो ये भी इस तरफ घूम जाएगा, वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो इसको मूवमेंट कराने के लिए, तो जब ये मूव करेगा पॉइंटर, तो कहीं ना कहीं ये हमारा चीज भी रोटेट करेगा इसके साथ इधर। फिर जब ये पॉइंटर, जब ये अट्रैक्शन फोर्स खत्म होगा, तो ये वापस प्रारंभिक अवस्था में जाने का प्रयास करेगा, तो उसको वापस लाने के लिए क्या काम करेगा, ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसको यहाँ की तरफ अपने इधर खींचेगा 90 डिग्री, है ना, नीचे की तरफ। तो ये क्या होगा कि जब ये वापस आएगा तो पॉइंटर भी जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस अरेंजमेंट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की आवश्यकता या ग्रेविटेशनल बैलेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा, हाँ, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके साथ एक पिस्टन रॉड होती है। ठीक है, ये क्या है, एयर डैम्पिंग चेम्बर होता है। ठीक, एयर डैम्पिंग चेम्बर, इस एयर डैम्पिंग चेम्बर में हमारी एक एल्यूमिनियम की पतली सी डिस्क होती है, जो इस तरीके से लगी होती है, और इसके साथ हमारा पिस्टन जुड़ा होता है। ठीक है, इसके साथ हमारा पिस्टन जुड़ा होता है। ये क्या काम करता है, जब हमारा पॉइंटर अपने एक्सिस पे पहुंचने के बाद या किसी एक्चुअल डिफ्लेक्टेड कंडीशन में पहुंचने के बाद, वहां पर पॉइंटर बार 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 कंपन करने लगता है या दोलन करने लगता है उस रीडिंग के आसपास पहुंचने। तो उस दोलन को रोकने के लिए ये हमारे पास एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ब्रेक या अवमंदन डैम्पिंग। और ये क्या है, एल्यूमिनियम की पतली सी पत्ती होती है ना, एल्यूमिनियम की एक बनी पत्ती होती है, वो क्या करता है, चकती होती है, वो उसको क्या करता है, एयर का प्रेशर इस पर पड़ता है। जब पूरा बंद रहेगा तो इधर एयर का प्रेशर ना इधर लीक करके आ पाएगा, ना इधर का उधर जा पाएगा। तो कुल मिला जुला के ये इसके डिस्क के ऊपर अप्लाई होगा प्रेशर, और इसके ऊपर इधर से अप्लाई होगा। तो ये केवल उसी अवस्था में अपने फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है, केवल हल्का सा मूवमेंट करने के लिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जगह बनाई जाती है, ज्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जगह होती है। ठीक है, और ये हमारा पिस्टन रॉड बोलते हैं। ये हमारा आयरन डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटी कंट्रोल बोलते हैं, गुरुत्व नियंत्रण। ये हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग वेट बोलते हैं, बैलेंसिंग, WEIGHT, बैलेंसिंग वेट, यानी कि संतुलन भार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं पाइवोट, यानी कि कीली तो धुरी जिसको बोलते हैं, पाइवोट। ठीक है, पाइवोट बोलते हैं। और इसी के सहारे हमारा क्या लगा होता है, ठीक है, ये हमारा कैलिब्रेटेड स्केल हो गया। ठीक, ये हमारा कैलिब्रेटेड स्केल हो गया, ये हमारा
बना लीजिएगा पॉइंटर, ये हमारा कैलिब्रेटेड स्केल। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी प्रॉपर, इसको बना लीजिएगा। और ये हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, अब ये क्या हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र, इसको लिखिएगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक लाइंस होगी हमारी, ये कहाँ, इस डिस्क के परपेंडिकुलर, इस डिस्क के लंबवत लगेगी। ठीक है, तो इसको क्या करेगी, इधर की तरफ अपनी तरफ खींचेगा, कब, जब इसमें सप्लाई दे देंगे तब। तो अब यहाँ पे चलते हैं वर्किंग के बारे में समझते हैं कि हमारे पास एक आयरन या मृदु आयरन का एक कोर था। ठीक है, मृदु आयरन का कोर था। ठीक है, अब उस पे हमने दोनों साइड, मृदु आयरन के दो कोर एक दूसरे के अपोजिट यानी आमने सामने स्थिर अवस्था में रखते हैं, तथा इसके ऊपर हम वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, समान नंबर ऑफ टर्न की कॉइल द्वारा वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग कर देने के फलस्वरूप इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंटर होता है, जो हमारा, सॉरी, एक रोटेटिंग डिस्क, यानी कि आयरन धातु का कोई टुकड़ा लेकर के हम किसी एक्सिस पर कीलित कर देते हैं। ठीक है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, और उस बिंदु को केंद्रित करने के बाद इस आयरन डिस्क को चुंबकीय जो कॉइल है हमारी, जो स्थिर कॉइल है, इसके समीप ही रख देते हैं। ठीक है, इस आयरन के टुकड़े को दो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के पास में ही क्या करते हैं, आपस में पास में ही रख देते हैं, और इस पॉइंटर का या इस आयरन के डिस्क का संबंध एक चल तंत्र के द्वारा संयोजित कर देते हैं। ठीक है, तथा पॉइंटर के डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसमें ग्रेविटी कंट्रोल एवं बैलेंसिंग वेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समंजनीय भार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग वेट मतलब संतुलन भार एवं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कंट्रोल तंत्र का या मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। और पॉइंटर के डिफ्लेक्ट होने के बाद किसी भी कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़ी जा रहे पाठ्यांक पर पहुंचने के बाद ये दोलन करने लगता है पॉइंटर। तो पॉइंटर के दोलन को कंट्रोल करने के लिए या कंपन को कंट्रोल करने के लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इतना तो बात आपके कंस्ट्रक्शन में लिखवा दिया हूं, अब ये वर्किंग में बात आएगी। ठीक है ना, जब इसमें हम सप्लाई देते हैं, जब इस दोनों फिक्स कॉइल में सप्लाई देते हैं, तो इसमें फ्लो होने वाली धारा के समानुपाती इसमें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल, यानी सॉरी, समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जितना इसमें हम सप्लाई देंगे उतना ही प्रभावशाली हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र होगा बनेगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ना, तो चुंबकीय जो बल लगेगा इस आयरन के पास में रखे हुए आयरन धातु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। तो हमारा इस डिस्क के मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ पॉइंटर जो है अपने कैलिब्रेटेड स्केल पर मूव करता है, और इच्छित पाठ्यांक के ऊपर जाकर के ये स्थिर होता है, जिसकी वजह से हमें उस सिस्टम में या मापी जाने वाले सिस्टम में फ्लोइंग करंट को हम माप सकते हैं। ठीक है,
तो हम फ्लोइंग करंट को माप सकते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं कि आगे की तरफ चलते हैं, आपको नोट करा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा इसके बारे में, इसके बारे में आप लोग लिखिएगा, वर्किंग में लिखिएगा। इस प्रकार वर्किंग हेडिंग डाल लीजिएगा, कंस्ट्रक्ट उस फिगर ये बनाइएगा, उसके नीचे नीचे बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा वर्किंग में कैसे काम कर रहा है। वर्किंग में फिगर ये वाला बनाएंगे, अभी अब बाद में बताएंगे उसको, ये हमने केवल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत बताया था, कंस्ट्रक्शन के अंदर इसको बना लीजिएगा। अब आगे चलिएगा, इसकी वर्किंग लिखिएगा और उसके बाद वर्किंग में हम आपको ये डायग्राम बताएंगे और इसका डेरिवेशन कराएंगे कि कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो चलते हैं, लिखिएगा। इस प्रकार के व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में उपयंत्र में सप्लाई देने पर उसकी स्थिर कुंडलियों में, उसकी फिक्स्ड कॉइल में इक्वल एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, जो कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। यह आकर्षण बल कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर निर्भर करता है, धारा के ऊपर निर्भर करता है। अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल के द्वारा आयरन का टुकड़ा स्थिर कुंडलियों द्वारा आकर्षित किए जाने पर उसके साथ किसके साथ, ब्रैकेट में लिखिएगा, आयरन पीस के साथ जुड़ा हुआ संकेतक भी प्री कैलिब्रेटेड स्केल पर एक इच्छित पाठ्यांक को संकेतित करता है या प्रदर्शित करता है। आगे लिखिएगा, प्रदर्शित करता है यानी उचित पाठ्यांक प्रदर्शित करता है। अब आगे लिखिएगा वर्किंग प्रिंसिपल, इसको मैं रफ करता हूं। अब वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, हेडिंग डालिएगा वर्किंग प्रिंसिपल, प्रोडक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चलना है, कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा, ये फिगर बनाया आपने, अब उसके बाद आप वर्किंग भी लिख लिए हैं। अब चलते हैं प्रोड्यूसिंग, इसको रफ कर देता हूं, लिखिएगा प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या टॉर्क मतलब बल घूर्ण। तो उस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा था, तो ये देखिए हमारे पास आयरन का पीस था, ठीक है। अब इसमें हमने फिक्स कॉइल कर दिया, कॉइलिंग कर दी, वाइंडिंग कर दी, ठीक है। तो जब ये शून्य अवस्था में था तब क्या हो रहा था, और शून्य अवस्था में तो ये स्थिर था, शून्य अवस्था में तो
तो ये स्थिर था अपनी जगह पे। अब इसका डेरिवेशन में लिखिएगा, करना क्या है कि इस में जब हम सप्लाई देते हैं, क्या दिया हमने, जब हम इसमें सप्लाई दिया तो माना फिक्स्ड कॉइल में, सॉरी सीधा सीधा लिखिए, आई इक्वल टू क्या है, फ्लोविंग करंट। क्या है, आई फ्लोविंग करंट, प्रवाहित होने वाली धारा है। जब इसमें धारा फ्लो होगी तो जाहिर सी बात है कि ये चुंबक बन जाएगा, चुंबकीय प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। जब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी तो ये आयरन के पीस जो इसके समीप रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के जो समीप रखा हुआ है, इसको ये अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। तो जब ये कोई टुकड़ा हमारा था, ये इस तरीके से है, ये रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सिस जो है, ये कोर इसका एरिया ये कितने पे है, इसके बीच में एंगल अल्फा एंगल है। कितना एंगल है, अल्फा एंगल है। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ओनली हॉरिजॉन्टल वे में। कैसे, हॉरिजॉन्टल वे ही एक्सिस पे ही हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, जब इसको सप्लाई मिलने पर जब ये अट्रैक्ट होगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। पहले तो इस अवस्था में था, तो एक्सिस जीरो अवस्था में थी, तो ये इतने एंगल ये बन रहा है। अब दूसरी कंडीशन, जब इसने सप्लाई देने के बाद जब ये मूव करता है, दिख रहा होगा सबको, हाँ, सप्लाई देने के बाद जब मूव करता है तो ये इस अवस्था में आ जाता है। क्यों, पहले अवस्था ये थी, पहली अवस्था ये थी, लेकिन जैसे हमने इसको सप्लाई दे दिया तो मूव करके यहाँ आ गया। तो पहली अवस्था क्या थी, अल्फा एंगल था। दूसरा क्या हो गया, थीटा एंगल बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया भाई, अल्फा प्लस थीटा। टोटल डिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो गया, डिफ्लेक्टेड विक्षेपित कोण कितना हो गया, विक्षेपित कोण कितना हुआ, अल्फा प्लस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर, हम छोटे छोटे चीजें अभी बता दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि जब डेरिवेशन करूं तो वहां पे आपको बात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डिफ्लेक्टेड विक्षेपित कोण जहां पे होगा वहां पे अल्फा प्लस थीटा एंगल होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये डिफ्लेक्टेड एंगल है। और उसके बाद देखते हैं इसमें जो फोर्स हमारा लगेगा, जब इस डिस्क के ऊपर इसको अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा, जो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, वो फोर्स मान लेते हैं कि कहीं इस पॉइंट पे लग रहा है, डिस्क के कहीं इस पॉइंट पे लग रहा है। कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एफ। क्या काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, इसको खींच रहा है अपनी ओर। तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स एफ पॉइंट पे जो लग रहा है वो इसको इधर की तरफ खींच रहा है। तो कितनी दूरी पे भाई, ये एक्स से कितनी दूरी पे, डिस्क की कितनी दूरी पे काम कर रहा है, ये हमारा एल, एल डिस्टेंस पे काम कर रहा है। यानी कि इस एक्सिस से या किलित दूरी से, पाइवोटेड एक्सिस से फिक्स्ड पॉइंट से एफ डिस्टेंस पे, सॉरी फिक्स पॉइंट से एल डिस्टेंस पे एफ फोर्स काम कर रहा है। तो जब ये फोर्स काम कर रहा है, तो जब इसको डिफ्लेक्ट कराएगा तो क्या हो जाएगा, एल, ये जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है। अब टोटल कितना लिखेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की अगर बात करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर क्या होता है, एफ। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होता है एफ इंटू डी। एफ क्या होता है, हमारा फोर्स, कौन सा फोर्स, चुंबकीय फोर्स। तो चुंबकीय फोर्स अभी हम ड्राइव करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाता है। और ये क्या है, डी। डी क्या मतलब हमारा, ये डिस्टेंस होता है, इस बिंदु से इस बिंदु पर जो फोर्स काम कर रहा है, इसके बीच की दूरी होती है। तो इसको क्या लिखते हैं, एल। क्या लिखेंगे, एल, डिस्टेंस एल। लेकिन डिस्टेंस जब ये बदल रहा है, क्या कर रहा है, पहले अल्फा था, बाद में जब थीटा हो गया, तो क्या लिखेंगे, एल कास। क्यों कास, क्यों लिखा हमने, साइन क्यों नहीं लिखा। तो कास लिखने का कारण ये है क्योंकि जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ओर सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको एल कास अल्फा प्लस थीटा लिखते हैं। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस थीटा लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हमने अलग से आपको बताई है, अभी ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा।
आगे अभी ड्राइव करने वाला हूं, आपको बराबर समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखिएगा, माना आई फ्लोविंग करंट, थीटा डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है, थीटा डिफ्लेक्टिंग एंगल, अल्फा लिखिएगा, अल्फा लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, यानी कि ये डिफ्लेक्टिंग एंगल कितना हो रहा है, जब डिफ्लेक्ट कर रहा है प्रारंभिक अवस्था से, तो थीटा तो डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब बाकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये जो इतना एंगल पहले से जो बना हुआ था, ये अल्फा एंगल, ये हमारे चुंबकीय बल रेखाओं के परपेंडिकुलर था, है ना, लंबवत था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आयरन के टुकड़े द्वारा, आयरन के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आयरन, आयरन पीस द्वारा, आयरन पीस, आयरन डिस्क द्वारा, आयरन डिस्क द्वारा बना कोण, ठीक है, एंगल। तो कितना एंगल बना हुआ था, ये अल्फा एंगल बना हुआ था। बस इतनी सी बात लिखनी है, 3 पॉइंट हो गए। अब आगे इसके चलते हैं कि फार्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं। तो अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, यानी कि पहला काम क्या करना है कि इसमें जो हमने सप्लाई दी वो कौन सी थी सप्लाई, आई करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, थीटा क्या होगा, थीटा जब ये डिस्क अपने एक्सिस से जब रोटेट करेगा या डिस्प्लेस करेगा तो वो हमारा थीटा डिफ्लेक्टिंग एंगल होगा। और अल्फा क्या है, अल्फा जीरो कंडीशन में, जब हमारा ये डिस्क जीरो स्थिति में था, शून्य अवस्था में था, तब भी हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये अल्फा एंगल बना रहा। क्यों, केंद्र बिंदु से अल्फा डिग्री पे ही हमारा डिस्क है कि नहीं, क्योंकि आधा हिस्सा इसका इस तरीके से है, इसमें सेंटर लाइन डालिए एक्सिस से, तो देखिए कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो अल्फा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आयरन डिस्क द्वारा बना कोण है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे क्रिएट हो रहा था। लिखिएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट कराने के लिए लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डिस्क का, लिखिएगा डिस्क की डिस्क की पोल स्ट्रेंथ, डिस्क की पोल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि ये जो हमारा डिस्क है अपनी जगह पे जब फिक्स्ड है, तो इस पे जो चुंबकीय बल पड़ेगा, ठीक है, तो अट्रैक्ट होगा, तो इसका भी कुछ धातु का वजन होगा, कुछ मिली, कुछ ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 5 किलो, जो भी समथिंग लाइक हो, तो कुछ न कुछ इसका भी वजन होगा। तो ये जो हमारा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो इस पे काम करेगा, चुंबकीय सामर्थ्य जिसको कहते हैं, ध्रुव की चुंबकीय सामर्थ्य जो काम करेगा, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, जब इसमें आई सप्लाई आएगा तो इसकी सामर्थ्य क्षमता जो चुंबकीय सामर्थ्य होगा वो धारा के समानुपाती होगा। यानी कि जो हमारे पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, एम प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एच, एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, उसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। यानी इस डिस्क को खींचने के लिए लगाया गया फोर्स कितना है, यानी कि डिस्क का स्ट्रेंथ हमारा है ध्रुवीय सामर्थ्य, वो प्रोपोर्शनल टू है
हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्या है, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, प्लस किसने रूप में, काश, क्योंकि जब इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो काश कितना डिफ्लेक्ट करेगा, पहले किस अवस्था में, परपेंडिकुलर है तो 90, पहले जो हमारी डिस्क रखी हुई है जीरो अवस्था में कितना था 90 डिग्री, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हुआ तो कितना हुआ, अल्फा प्लस थीटा डिस्प्लेस हो गया, प्रारंभिक अवस्था में थी तो कितना था 90, और जब डिस्प्लेस्ड हुआ तो कितना हुआ अल्फा प्लस थीटा, यानी हमारे डिस्क की ध्रुवीय सामर्थ्य m प्रोपोर्शनल टू चुंबकीय क्षेत्र इंटू कास 90 प्लस अल्फा प्लस सॉरी कास 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो कास ही हमने क्यों सिलेक्ट किया भाई, कास सिलेक्ट करने का कारण था कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगुलर रूप में हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल घटक के रूप में हो रहा है, ठीक है, ना कि वर्टिकल। तो ये हमारा ये बन के तैयार होता है। तो हम जानते हैं m प्रोपोर्शनल टू h cos 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका बन के क्या तैयार हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आता है किसका, पोल की स्ट्रेंथ, चुंबकीय स्ट्रेंथ है ना, या फिर चुंबकीय सामर्थ्य जो हो गया। अब इसके बाद यहां तक नोट कर लीजिए ताकि मुझे रफ करना पड़ेगा तभी आगे चल पाऊंगा मैं, इसको रफ नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम भी हो गया है। आगे लिखिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा तो लिखिए। अब इसके बाद डिस्क पर अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा उसको खींचा, तो डिस्क पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स एफ, आकर्षण बल जो होगा एफ, यानी कि चुंबकीय आकर्षण बल कितना होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू डिस्क की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ कितना है, एम, डिस्क की पोल स्ट्रेंथ कितना है, एम, इंटू इंटू चुंबकीय क्षेत्र, जितना उसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा उतनी ही तेजी से उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि उस आयरन के पीस को अपनी तरफ खींचने के लिए कितनी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आयरन पीस को अपनी तरफ खींचने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो एफ इज प्रोपोर्शनल टू हमारे उस डिस्क का जो सामर्थ्य है, आयरन पीस का जो टुकड़ा है उसकी जो सामर्थ्य है वो, प्लस चुंबकीय क्षेत्र जो क्रिएट होता है वो, ठीक है। तो हमने लिखा F प्रोपोर्शनल टू m की जगह पर क्या लिख सकते हैं, h साइन अल्फा प्लस थीटा, तो इसकी जगह पे मैंने लिखा h साइन अल्फा प्लस थीटा, और ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम जानते हैं कि जैसे ही हमने इसमें सप्लाई दिया, क्या किया, एक लाइन आपने नोट की थी कि जब हम किसी फिक्स्ड कॉइल में सप्लाई दे रहे थे तो आई जैसे ही इसमें फ्लो हो रहा था तुरंत हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है, क्यों, हम मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट हो रहा था, जैसे ही हम इसको सप्लाई से कनेक्ट कर रहे थे और आई करंट फ्लो हो रहा था तुरंत ये हमारा क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे लिखिएगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू एम, तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, धारा फ्लो हुआ तो मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टी आई, अब मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टी आ गई तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे H इज प्रोपोर्शनल टू M प्रोपोर्शनल टू I,
इस हिसाब से F प्रोपोर्शनल टू एक HA है, एक HA है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं ना I, तो हो जाएगा I स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा। ये बन के हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स हमने निकाला है, लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था किस पे लग रहा था? डिस्क पे लग रहा था। तो अभी तो हमने ये दिखा कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र जब क्रिएट होगा प्लस इस डिस्क का अपना खुद का जो सामर्थ्य है, ये दोनों का रिलेशन क्या है। पहले मैंने दोनों का रिलेशन निकाला कि डिस्क का ध्रुवीय सामर्थ्य m प्रोपोर्शनल टू h था, कि जितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो, प्लस जितना डिफ्लेक्शन इस एक्सिस से इधर उधर दाएं बाएं लेफ्ट या राइट, तो हमारा केवल बाएं साइड की तरफ में मूवमेंट हो रहा था, लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में। भाई जब इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि राइट साइड भी वापस आएगा। तो वो जो डायरेक्शन हो था वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में था, इसलिए cos 90 प्लस cos 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा 1 मिनट तक। तो ये हमने लिख दिया, तो हमको ये प्राप्त हुआ। अब उसके बाद चलते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स, खिंचाव बल जो लग रहा था, पहले तो मैंने सप्लाई दी, तब इसका सामर्थ्य और इसका सामर्थ्य ये हो गया। जब चुंबक बन गया तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तब क्या फोर्स लग रहा था कि ये फोर्स, ये स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का और प्लस इसमें उत्पन्न हुआ चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये हमारा बन के तैयार हुआ। लेकिन अब इसके फोर्स, इस डिस्क के ऊपर लगने वाला फोर्स F बिंदु पे था। कहाँ था भाई मेरे? F बिंदु पे था, यहाँ पे, और फोर्स लग रहा था। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? L दूरी पे लग रहा था। तो चलो भाई, L दूरी पर लग रहा था तो इसको भी देखते हैं, रफ करता हूं, इसके आगे लिखिएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर F इंटू डी, F इंटू डी। तो D क्या है यहाँ पे? D, तो यहाँ पे लिखिएगा डिस्क पर चुंबकीय बल, डिस्क पर लगने वाला चुंबकीय या अट्रैक्शन फोर्स है ना, चुंबकीय बल डिस्क पर लगने वाला चुंबकीय बल F, चुंबकीय बल डिस्क की कीलिप या पाइवोटेड, डिस्क की कीलिप यानी पाइवोट से L दूरी पर कार्य कर रहा है। L दूरी पर डिस्क पर लगने वाला चुंबकीय बल डिस्क की कीलिप बिंदु से, पाइवोटेड या कीलिप बिंदु से, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ रहा है को, बिंदु से L दूरी पर कार्य कर रहा है या कार्य करता है, तब क्या होगा भाई? तब जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट होगा ये होगा F इंटू डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे? टोटल लंबाई L। टोटल लंबाई कितने दूरी पे काम कर रहा है? L डिस्टेंस पे काम कर रहा है। ठीक है, और वो भी कितना, ये कितना था, यहां से लेके यहां शून्य अवस्था में था, जब डिफ्लेक्ट होगा तो कहां तक पहुंचेगा? थीटा तक पहुंचेगा। तो ये पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी कि जब डिफ्लेक्टिंग हो रहा था, जब इसमें विक्षेपण हो रहा था, तो बल F इंटू L कॉस नहीं लिखेंगे, ओनली केवल, हाँ सॉरी, कॉस
अल्फा प्लस थीटा होगा। जब डिफ्लेक्शन होगा तो एंगल में होगा, तो एंगल किस एंगल में होगा, पहले अभी कुछ इस एंगल में दिख रहा था, बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ये टोटल कास बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, यानी कि आधार बटा के कर्ण, यानी ये एंगल, हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो टोटल ये एंगल कितना डिफ्लेक्शन देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी कितने एंगल का है, तो कास अल्फा प्लस थीटा। एफ बराबर मेरे बच्चों क्या हमने ड्राइव करके निकाला था, एफ क्या निकाला था, हमने कहा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, एफ बराबर कितना निकाला, मिटा दिया था हमने, आई स्क्वायर कुछ आया था, देखो आई स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा आया था, कुछ छूट तो नहीं रहा है, यही आया था, आई स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू ये हमारा बाकी हिस्सा यहाँ से यहाँ आ जाए, और ये चीज ये थी, ठीक है। अब लिखिए एल कॉस अल्फा प्लस थीटा। अब सीधी सी बात देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है मामला, ये हो गया आई स्क्वायर एल लिख दिया हमने, और ये क्या है साइन अल्फा प्लस थीटा कास अल्फा प्लस थीटा। अब हम करते हैं क्या है यहाँ पे, इसको और छोटा करना चाहते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, दोनों सब कुछ दिख रहा है, तो कुल मिला जुला के आई स्क्वायर एल साइन, ये हमारा कोई फार्मूला दिख रहा है, गणितीय फार्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर साइन टू अल्फा, एक फार्मूला होता है, टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इजकल साइन टू अल्फा। तो कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे हम दो का मल्टीप्लिकेशन नॉमिनेटर में और तथा डिनोमिनेटर में डिवाइडेशन कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, दो से गुणा और दो से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आई स्क्वायर एल 2/2 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं मिलेगा, बात हमारी वही की वही है। अब यहाँ चलते हैं आई स्क्वायर एल बाई 2, और इसके जगह पे हम लिख देते हैं 2 अल्फा, तो हो जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस थीटा। ये हमारा बन करके तैयार हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में हमने किया क्या कि TD इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनल हटाया, तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा के। ये के क्या है, के एक स्थिरांक है, क्या स्थिरांक है, उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, या L/2 हमारा जो लंबाई है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, चाहे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो या अट्रैक्शन फोर्स न लग रहा हो, तो भी हमारे L में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, हमारे डिस्क की जो लंबाई वो तो वही थी, तो इसको K1 मान दिया, और L/2 हट जाएगा आई स्क्वायर साइन 2 अल्फा प्लस थीटा। और यहाँ पे लिखिएगा जहां जहां पर आपने क्या किया है, K1 इज इक्वल टू L/2 कांस्टेंट, आपने स्थिरांक मान लिया, ठीक है, K1 कोई स्थिरांक है, ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए। तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ जाएगा मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट के लिए ये आपका प्रभाव आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्रभाव क्या है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट प्रभाव यही है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू सॉरी K1 आई स्क्वायर साइन 2 अल्फा प्लस थीटा। अब देखो, तो अब ये हमारा इतने पे ये घूम रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले तो ये स्थिति थी, जब चुंबकीय हुआ तो पॉइंटर घूम करके यहाँ आ गया प्रारंभिक यानी कि जीरो कंडीशन में, हाँ, और ये डिफ्लेक्टेड कंडीशन में। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, तो उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंट्रोलिंग टॉर्क की क्या आवश्यकता होती है, वो कंट्रोलिंग टॉर्क जब लगेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा भाई, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो हमने कहा था अभी अभी इसमें लिखाया है कि ये स्प्रिंग कंट्रोल,
क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल है। तो जब स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में हमने आपको बताया था तो उसमें ये बताया गया था कि जब स्प्रिंग कंट्रोलिंग होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? K2 साइन थीटा। ये स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क के लिए होता है, फार्मूला है। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क में आपको बताया था। तो आगे चलते हैं इसको, यहां तक तो आपका हो गया मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट। लेकिन अब आगे चलते हैं, रफ करता हूं। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टार्क था वो K1 हो गया आई स्क्वायर साइन टू अल्फा प्लस थीटा आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग कंट्रोलिंग नियंत्रण है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग कंट्रोलिंग, स्प्रिंग कंट्रोलिंग क्या है? टीसी, टीसी स्प्रिंग कर दीजिए, मतलब स्प्रिंग कंट्रोलिंग। स्प्रिंग कंट्रोलिंग बराबर क्या होता है? K2 साइन थीटा। आपको मालूम है, हम जानते हैं कि टीसी इज इक्वल टू K2 साइन थीटा होता है। तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस कंडीशन में पॉइंटर के बैलेंस कंडीशन क्या हो सकती है कि किसी भी पोजीशन पर जाकर के अस्थायी हो जाए ताकि हमको प्रॉपर रीडिंग प्राप्त हो सके। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। जब इस पोजीशन पे हो जाएगा तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या ड्राइव करके निकाला है? K1 आई स्क्वायर साइन टू अल्फा प्लस थीटा आपको प्राप्त हुआ था। और इसको जब हम बराबर कर देते हैं कंट्रोलिंग टार्क के, तो कंट्रोलिंग टार्क K2 साइन थीटा होता है। अब देखिए, जब अब यहाँ पे देखने पे क्या प्राप्त हो रहा है? K1 K2 दोनों कांस्टेंट है। अब लिखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा तब? साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल लगा तो हमारा कांस्टेंट को हमने हटा दिया, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर साइन टू अल्फा प्लस थीटा होगा कि नहीं? हमने दोनों कांस्टेंट को हटाया तो इसको हमने इज इक्वल टू को प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर दिया। साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर साइन टू अल्फा प्लस थीटा हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आप देखिए कि इसमें जो है हमारा जो टॉर्क हो रहा है ये प्राप्त हो रहा है डिफ्लेक्शन। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का जो है संतुलन की अवस्था में साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर साइन टू अल्फा प्लस थीटा, अर्थात संतुलन की अवस्था ये है हमारी। इसको नोट करिएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना, लेकिन क्या साइन टू अल्फा प्लस थीटा। यानी हमारा जो एंगल हमको ये निकालना था ना कि टोटल एंगल कितना होगा, तो उस समय हमारा एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, नोट करिएगा। और आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास। अब आप लोगों से मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। टू जीरो एम, जो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो जो दे रखा है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। क्या लिख देते हैं? फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। एम क्या होगा? dx के कोफिशिएंट वाले को m बोलेंगे और dy के आगे जो कोफिशिएंट है उसको n बोलेंगे। तो m और n जो होगा वो x और y का कोई फंक्शन होगा। तो इसमें हम लोग निकालेंगे, दो चीजें हम लोग को निकालनी है। ध्यान से आप लोग देखना, बहुत ध्यान से समझना तभी समझ पाओगे।
देखो डेल एम अपान डेल वाई निकालोगे और डेल एन अपान डेल एक्स निकालेंगे। अगर ये दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा तो लिख देना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर एग्जैक्ट। यहाँ लिख देना इक्वल तो डिफरेंशियल इक्वेशन आर एग्जैक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन आर एग्जैक्ट। फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो वहां पर निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। डेल एम अपॉन डेल वाई मतलब एम वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे और एन वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट होने के बाद में एक काम करेंगे जो हमारे रखा होगा एम डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देना कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन साइन इक्वल टू सी, ये हमारा जो है एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है। पहले क्या करोगे, कोई भी पता कर लेंगे डेल मतलब डेल डेल एम के एम वाले टर्म का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वाई को छोड़कर जितनी भी चीजें होंगी तो हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। ये डिफरेंशिएशन जो है एम वाले वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली का मतलब ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ के अनदर सारी चीजें हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट की तरह काम करेंगी। आवाज और वीडियो हमारी आ रही है? चलो ठीक है। तो यहाँ पर m डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो लिख देना डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो m में x के रिस्पेक्ट m में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और y वाला कांस्टेंट मान लेना और n वाले में उसी टर्म का डिफरेंशिएट करके x वाला टर्म नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो अभी हम एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, बहुत ध्यान से समझना। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, तो m अभी हमने बताया dx के आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, m इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और n इक्वल टू 2xy। तो डेल m अपन डेल y, इसको m को y के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो 2y आ गया और इसको डेल n अपन डेल x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो x का 1 होगा, y कांस्टेंट होगा तो 2y आ गया। यहां तक समझ गए? यहां तक आप लोग को समझ में आया?
आप लोग को वीडियो और आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? तो हमने बताया del y निकालोगे इक्वल टू del x, जब इक्वल हो जाएगी एग्जैक्ट हो जाएगी। कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू c, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू हो गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और n इक्वल टू 2xy। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू 2y और डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू 2y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करोगे तो n वाला तो यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में होगा तब। अब ध्यान से देखना, इसका तुम लोग वो ले लो, इधर हम थोड़ा सा मिटाल दे रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब देखो, अब लिखना है कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ कंप्लीट, यहां लिख दो डेल एम अपान डेल एन, डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स, आर इक्वल तो लिख देना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर एग्जैक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गए? एग्जैक्ट हो गई। तो यहां लिख दो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो m की जगह पर क्या है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस n की जगह क्या है? 2xy dy इक्वल टू c। अब हमने क्या बताया, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और y को कांस्टेंट मान लो, तो ये वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, प्लस n वाले में उसी टर्म का डिफरेंशिएशन, उसी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें x वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस वाले टर्म में x वाला टर्म यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर यही हमारा आंसर हो गया। n वाले टर्म में उसी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें x वाला टर्म नहीं आएगा। अब x वाला टर्म जब आ जाएगा तो इंटीग्रेशन 0 मान लेंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन नहीं है? बताओ पहले। और अभी चौरसिया, सचिन कुमार अग्रहारी, बिल्कुल सही इनका क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन जो है 2xy वाला नहीं समझ में आया, बिल्कुल सही। इसी में कंफ्यूजन होती है बहुत से लोगों को, इसी में जो इधर ध्यान से देखो, n वाले में इधर n वाला जो टर्म है उसमें उसी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें x वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन है। देखो m को इंटीग्रेशन करने के लिए अलग कहानी है और n को इंटीग्रेशन करने के लिए अलग कहानी है। m को इंटीग्रेशन करना आसान है क्योंकि यहाँ पर dx के साथ में इंटीग्रेशन कर लोगे और y को कांस्टेंट मान लोगे, लेकिन n वाले में
y के साथ में इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उसी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें x वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर x वाला टर्म वहां पर आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। n वाले में उसी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें x वाला टर्म नहीं होगा। अगर x वाला टर्म आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। आप समझ में आया सचिन? चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, तब समझ में आएगा तुम लोग को। असल में एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, तब समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? e टू पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू पावर y sin x dy। तो m इक्वल टू हो गया, इसको कंपेयरिंग लिखना, कंपेयरिंग m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करोगे तो m इक्वल टू e टू पावर y प्लस 1 cos x और n इक्वल टू e टू पावर y sin x। अब क्या निकालोगे? डेल m अपन डेल x, डेल m अपन डेल y। तो m को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो y के रेस्पेक्ट में e टू पावर y का y हो जाएगा, और इसका करेंगे तो cos x रहेगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इतने में किसी को प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन करना आता ही होगा। डेल n अपन डेल x, तो e टू पावर y ऐसे रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। अब देखो ये दोनों इक्वल आ गया, तो यहाँ लिखना डेल m अपन डेल y इक्वल टू डेल n अपन डेल x आर इक्वल, तो लिख देना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर एग्जैक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? एग्जैक्ट हो गया। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू c। तो m की वैल्यू क्या है? e टू पावर y प्लस 1 cos x dx
प्लस n की वैल्यू e टू पावर y साइन एक्स dx इक्वल टू c। तो देखो इधर e टू पावर y cos x dx, ठीक है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो e टू पावर y cos x dx प्लस cos x dx। अब देखो इसमें n वाले टर्म में, ये n वाला टर्म है, तो n वाले टर्म में x अगर आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाता है। मतलब यहाँ पर x के साथ में ये टर्म लगा हुआ है। अगर खाली यहाँ पर साइन होता, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर साइन खाली यहाँ पर y वाला टर्म होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता, फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते। अगर x वाला टर्म आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये हमारा जो साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स है, तो ये आ जाएगा हमारा जीरो इक्वल टू सी। तो e टू पावर y कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस का साइन एक्स प्लस इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें तो साइन एक्स कॉमन ले लो, तो e टू पावर y साइन एक्स e टू पावर y प्लस वन। क्या पढ़ा मिश्रा ने फोन किया था, कॉल कर लो। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं, इलेक्ट्रिकल का नंबर तो इसमें लगा, या फिर यहीं कहीं देख लीजिए, यहाँ होंगे वो वहाँ होंगे। हाँ? समझ में आया। सचिन कुमार, सचिन कुमार अग्रारी, अगर एन वाले टर्म में एक्स नहीं होगा तो इंटीग्रेशन होगा, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है, घर पे जाके इसको ट्राई करना, मतलब घर ही पर लगाना। अब कहाँ, अब हम तुम लोग को आगे बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है। देखो थोड़ा सा बेटा इसमें आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। अब जहां तक हर संभव प्रयास है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल से उसमें थोड़ा एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dx
माइनस 3x² y प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, अब बताओ, लिख देना कंपेयरिंग। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझो। कंपेयरिंग m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² एक्स वाई स्क्वायर और n इक्वल टू माइनस में है, तो माइनस 3x² वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो अब यहां पर निकालेंगे डेल m अपान डेल वाई। डेल m अपान डेल वाई, तो इसको y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा और ये 6xy आ जाएगा, और n इक्वल टू हमारा है n डेल n अपन डेल x निकालोगे, डेल n अपन डेल x निकालोगे तो ये आ जाएगा देखो, ये हमने गलत लिख दिया था, ये पॉजिटिव है। डेल n अपन डेल y ये प्लस में है, आप लोग ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है। तो अब डेल n अपन डेल x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 6xy आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देना डेल m अपन डेल y इक्वल टू डेल n अपन डेल x। हाँ सर, मंजीत अभी थोड़ी देर पहले तो थे, पता नहीं। हाँ हाँ, टीचमेंट ऐप होगा उनका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, तो एक बार मंजीत को फोन कर लीजिए, मंजीत को सिस्टम आप डेल एम अपन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स आर इक्वल, तो लिख देना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर एग्जैक्ट। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ लिख दो कंप्लीट कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 3xy² dx। अब n dx n dy, तो 3xy² प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू सी। आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा सा हमें लग रहा है कट रहा है। चलो फिर से इधर ले, प्लस 3x² y प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू सी। ठीक है,
तो अब देखो इसको x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक 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 आ गया वो सब। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4 प्लस 3x² y²/2। अब देखो इसमें x वाला टर्म आ गया, n में उसी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें x वाला टर्म ना इन्वॉल्व हो। तो इसमें देखो x वाला टर्म आ गया तो ये 0 हो गया, और y वाला टर्म है तो ये y के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा, तो y की पावर 4/4 इक्वल टू c। इसमें 4 एलसीएम आ जाएगा, तो x पावर 4 प्लस 6x² y² प्लस 4y की पावर 4 इक्वल टू 4c। यही हमारा आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12 बज गया हो गया। तो आप लोग को बेटा समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हर संभव प्रयास किया जा रहा है आप लोग को समझाने का। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपके तो कुछ अंदर कमी है थोड़ा बहुत। कह रहे हैं बच्चों से हर संभव प्रयास किया जा रहा है समझाने का। नहीं नहीं अभी नहीं हुआ अभी तो हो रहा है, हो रहा है। सर 4y कैसे आया? 4y कहाँ पे? अरे 4 एलसीएम ले लिया, एकदम से घोंचू हो कहा। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन? श्री सृजन वर्मा? सृजन वर्मा 4y? अरे भैया वहां 4 नीचे था, उसको y की पावर 4/4 हुआ, उसका एलसीएम ले लिया। ये मान लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो। समझ में आएंगे तो एक दो बार हम बताएंगे। तो बेटा जो हमने पढ़ाया, क्या बेटा? क्या बेटा? गलती से 4 लिख गया, सॉरी उसके लिए, हमने ध्यान नहीं दिया। सृजन सही बता रहे थे, सृजन वर्मा। मिस्टर सृजन, हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। कौन था? अरे थोड़ा सा यार देखने में इधर उधर हो गया। सृजन वर्मा बिल्कुल सही बताए थे, हमने इनकी बात को थोड़ा ध्यान नहीं दिया। आप लोग थोड़ा सा ही सीरियसली देखो इसको, ठीक है? अब इसका मतलब आप लोग देख रहे हो, अगर गलती पकड़ रहे हो तो इसका मतलब आप लोग देख रहे हो। तो आज इतने करो, 4 बजे से क्लास होगी तो उसमें हम आगे कुछ बताएंगे। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। देखो थोड़ा थोड़ा आएगा, परेशान ना हो, फिर एक आध बार जब कॉलेज वाले जो ओपन होगा तो फिर से रिवाइज करा देंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है? और डाउट होगा तो हम बताते रहेंगे। 4 बजे से क्लास है, फिर आगे बताएंगे, ठीक है बेटा? तो यहीं पर आज इतने करो।